नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक बड़ा पुराना शेर है और बड़ा मशहूर शेर है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप पर यह बड़ा सटीक बैठता है, बड़ा मौजू भी है। उन्होंने और उनके कुछ मंत्रियों ने, जिनको वहां पर सेक्रेटरी कहा जाता है, अलग अलग मिनिस्ट्री का, उन्होंने कुछ हद से अधिक सीमाएं लांघी हैं। और बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बड़ी बना दी गई। कुछ इसमें ईगो भी इन्वॉल्व हो गई। कुछ ऐसे भी कारण रहे जो पर्दे के पीछे रहे, सामने नहीं आए, बाद में सामने आने शुरू हुए, जिनकी वजह से वो चिढ़े बैठे थे। और उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी को तो मैं अपना मित्र बताता हूं और नरेंद्र मोदी मुझे अपना मित्र बताते हैं, तो मैं जैसे चाहूंगा तो वैसे ट्रेड डील हो जाएगी, उसी रूप स्वरूप में हो जाएगी। वो हुई नहीं, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई। और हालात तो यहां तक पहुंच गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिशा पकड़नी पड़ी। वो जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन पहुंच गए और चीन में बायलैटरल टॉक्स हुई, उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी और राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ भी। और डिनर में जो इस बेलोस अंदाज में तीनों ठहाके लगाते हुए और आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए। और बाद में राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गाड़ी में 45 मिनट तक बैठ करके जो 1-to-1 टॉक्स हुई हैं, उसने ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब की नींद उड़ा दी। और उनके जो सलाहकार हैं आजकल, उन्होंने भी उनको ये समझाया कि ऐसा लगता है कि भारत अब हमारे हाथ से निकल गया है। जितनी दो ढाई दशक में मेहनत मशक्कत हुई थी, उस पर पानी फिर रहा है। और उन्होंने उस झोंक में एक और गलती कर दी। अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया कि वी लॉस्ट द इंडिया एंड रसिया। चाइना के हाथों हमने भारत और रसिया को खो दिया। आमतौर पर कौन इस तरह की घोषणा अपनी तरफ से करता है? लेकिन शायद ना कूटनीति की समझ, ना राजनीति की समझ, ना अंतर्राष्ट्रीय जो एक कहना चाहिए कि लिहाज होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनका भी नहीं। और फिर ऐसी दुर्घटनाएं जब इन सब चीजों का ज्ञान ना हो, तो फिर निश्चित मानी जाती है कि ये घटना होनी ही होनी है। लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने करेक्शन किया और ये कहा कि मोदी मेरे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत से हमारे विशेष रिश्ते हैं, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मोदी जी आजकल जो फैसले ले रहे हैं उनको लेकर के मेरी नाराजगी है, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ये जो करेक्शन किया है, ये क्यों किया है? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि पिछले 2-2.5 महीने में तो एकदम रस्साकसी, तनातनी और डेड इकोनॉमी और पता नहीं क्या क्या वो कह गए, और अचानक से उनको लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी दोस्त हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिकागो से, अमेरिका से ही, डॉक्टर मुनीश रायजादा। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के इस समय जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी क्या मूड है, क्या वो देख रहे हैं, कुछ उम्मीद उनको जग रही है क्या? क्योंकि एक निराशा का माहौल रहा है पिछले 2-2.5 महीने में, और उनकी भी चिंताएं बढ़ रही थी क्योंकि कई तरह की
चीजें भारत पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये कर रहे थे। उनमें जो वीजा पॉलिसी है उसको भी लेकर के तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं थी। तो सीधे जुड़ लेते हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा से और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। मुनीश जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। तो ये जो बदले हुए सुर हैं, इनमें आप क्या देखते हैं? स्ट्रेटेजी, या वाकई डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई वैसे ही तमाम घरेलू समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अगर उन पर ये बड़ा दाग लग गया कि 2.5-3 दशक में उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने और सरकारों ने जो मेहनत की थी भारत को करीब लाने की, उस पर भी इन्होंने पानी फेर दिया। हालांकि फेर ही दिया है, अब जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसको तो भरने में काफी समय लगेगा, उसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी अमेरिका को। लेकिन ये जो बयान बदला, मोदी जी को दोस्त बताया, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जी, ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, ये सब जानते हैं हम लोग। और जैसा आपने कहा कि ना तो उन लोगों को कूटनीति आती है, ना कोई राजनीति आती है। धनाढ्य हैं, तो पैसों के बल पे फिर उनकी पॉलिटिकल कुछ अंडरस्टैंडिंग थी अपने देश को लेके, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी का चुनाव लड़ा, बहुत लेट लड़ा, लाइफ में प्रेसिडेंट बन गया। डोमेस्टिक टर्फ पे, डोमेस्टिक पिच पे ट्रंप के खिलाफ हवा शुरू हो चुकी है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये बड़ी पिछले कुछ दिनों में देखिए अभी फ्राइडे को, आज सैटरडे है यहाँ पे, कल जो रिपोर्ट आई है जॉब मार्केट की, तो उसमें पिछले महीने 22,000 जॉब सिर्फ क्रिएट हुई है और पिछले 4 महीने में 1,07,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो अब ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि रिसेशन चालू होने वाला। जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है पिछले कई महीनों से प्रेसिडेंट बनने के बाद, टैरिफ का जो इन्होंने युद्ध किया हुआ है, टैरिफ पे टैरिफ 145% से लेके 50%, और जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक जिसको कहा जाना चाहिए घमासान मचाया हुआ है। अब यहाँ पे यूएसए ट्रेडिशनली एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में टैरिफ्स मायने नहीं रखते, इट्स नॉट ए पॉजिटिव थिंग। तो अमेरिकन तो यूज्ड है इस बात के कि जो चीज अच्छी है वो बिके, और जो कंपटीशन में जो चीज सस्ती बिकेगी, टिकाऊ होगी, वो बिकेगी। तो टैरिफ के लोग यहाँ पे पसंद नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपने एक राग अलापा हुआ है कि टैरिफ के मुकाबले में अमेरिका में रेवेन्यू बढ़ाऊंगा। लेकिन टैरिफ की वजह से जो इन्होंने पूरा घमासान कियास मचाया हुआ है, अब उसका इफेक्ट इकोनॉमी में दिखने लग जाएगा। तो जो देखिए ट्रंप की जो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप इस किस्म की एक पर्सनैलिटी है कि लोग उनसे डिसएग्री करने के बाद भी सोचते हैं कि पंगा मत ले फिलहाल, अनलेस कि वो जब तक अपने पे ना आए बात। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है। अब देखिए ना, कांग्रेस को ही देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी को देखिए, तसल्ली से बैठे हुए हैं, वो इफेक्टिवली ट्रंप को अपोज नहीं कर पा रहे, लॉजिकल लेवल पे भी, आइडियोलॉजिकल लेवल पे नीतिगत ढंग से विरोध नहीं कर पा रहे उसका। कांग्रेस या मूक बनी हुई है, क्योंकि यूएसए का जो सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट इज नॉट लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव विंग का व्यक्ति है और कांग्रेस लॉ मेकिंग करती है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच भी शांत बैठी हुई है। लेकिन रिसेशन की आशंकाएं अब शुरू हो चुकी हैं, जॉब्स उतनी रोजी है नहीं। अच्छा, अभी जो फिर ट्रंप का बिहेवियर आप जानते हैं, तो जैसे ही बीएलएस की रिपोर्ट आई, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, तो उन्होंने जब रिपोर्ट दिखाया जुलाई में कि जॉब्स कम होती जा रही हैं, तो उसके चीफ को उन्होंने फायर कर दिया ट्रंप ने। तो फायर करना भी एक प्रकार से एडमिशन है कि यस, और कहना शुरू कर दिया कि बीएलएस, यानी कि उन्हीं के अंडर काम करता है वो डिपार्टमेंट, और ये कहना शुरू कर दिया कि बीएलएस के जो आंकड़े हैं वो फेक है, ये फैब्रिकेटेड है। बताइए। अच्छा, उधर ये जो जेरोम पावल है, जो ट्रेजरी के अध्यक्ष है, फेड के, फेडरल ट्रेजरी, उनको भी, उन पे भी उनके खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी हुई है। उनको कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट लो कीजिए। अब फेडरल जो ट्रेजरी है, जो नेचुरली वो भी इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपना एक इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, तो ही इज नॉट लिसनिंग टू हिम, बट वहां भी इन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। उसको तो हटाने की कुछ खबर आ रही थी। जी जी जी, तो उनको इनकॉम्पिटेंट कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी शिकागो ये अपनी वो भेज रहे हैं, अपनी फौज भेज रहे हैं
कहते हैं शिकागो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है यूएसए में, न्यूयॉर्क, एलए एंड शिकागो। शिकागो में भी नेचुरली शिकागो इलिनॉय स्टेट में आता है जहां हम बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पे इट्स अ ब्लू स्टेट, यानी कि जहां भी बड़े मेजर सिटीज है वो टिपिकली ब्लू स्टेट होते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग वहां ज्यादा मिलते हैं, उस आस्था या आइडियोलॉजी के लोग। तो यहाँ भी जैसे एलए में इन्होंने जून में भेजा क्रैक डाउन करने इलीगल इमिग्रेंट्स के नाते, एलए पे वहां पे न्यूसम के साथ, कैलिफोर्निया के गवर्नर के साथ इन्होंने खुद खुलेआम लड़ाई की। अब यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया, तो जो गवर्नर है इलिनॉय के जेबी पिट का, उन्होंने भी बोला है कि हम ऐसे नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये फाउल भाषा, गंदी भाषा बोलने शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि शिकागो हम आ रहे हैं तो अब मैं अपनी नेशनल गार्ड को भी भेजूंगा, प्लस साथ में वो कहते हैं कि वहां पे इलीगल क्रैकडाउन को, इलीगल लोगों को मतलब पकड़ के उनको वापस भेजेंगे। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे इकोनॉमी इनके अनुकूल चलने को तैयार नहीं है। जो जॉब मार्केट है वो इनकी बात सुन नहीं रही है, प्लस जो इलीगल लोगों को डिपोर्ट करने के पीछे जो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की जा रही। तो काफी लोग इस बात के शौकीन नहीं है कि ट्रंप इज डूइंग गुड जॉब, क्योंकि ठीक है आप इलीगल लोगों को भेजना चाहे वो एक ठीक मुद्दा है, बट उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं की जा रही। एंड अमेरिका इज ऑल अबाउट लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, तो ये चीज भी पसंद नहीं की जा रही। अब उसके बाद साथ में जो एप्स्टीन फाइल्स है, इसने माहौल गर्मा दिया। एप्स्टीन फाइल्स पे जो ये मामला खुला है जेफरी एप्स्टीन पे, तो उसमें क्या हुआ कि जेफरी जो एप्स्टीन थे वो तो अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, या तो उन्होंने आत्महत्या की थी, उनको मारा गया जेल में, बट वो एक कन्विक्ट व्यक्ति थे सेक्सुअल स्कैंडल्स के, जो माइनर लड़कियों का उन्होंने जो वेश्यावृत्ति की, प्रोस्टिट्यूशन किया, तो उसमें उन्होंने काफी वो पकड़े गए, जेल में डाले गए। लेकिन ऐसा है कि ट्रंप शायद उनके कभी क्लाइंट रहे होंगे या उनके दोस्त रहे हैं, हु नोज व्हाट। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से वो फाइलें जो हैं, जो कागज है, वो पब्लिक में रिलीज किया जाए ताकि पता चले कि ट्रंप महाराज का उसमें क्या योगदान था, उनके साथ क्या उनकी नजदीकी थी, वो जानने के लिए जो इनके अनुयायी हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो होना चाहिए। तो अभी 3 दिन पहले क्या हुआ कि कांग्रेस के बाहर, कैपिटल हिल के बाहर जब कांग्रेस यहां बैठती है, लॉ मेकिंग करती है, वहां पे दोनों पार्टियों के लॉ मेकर्स, डेमोक्रेटिक पार्टी से रो खन्ना जो कि भारतीय मूल के हैं, और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी के 2 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक तो लेडी है मार्जोरी टेलर ग्रीन, काफी वोकल है, एंड साथ में एक दूसरे व्यक्ति है केंटकी के एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो हैसी नाम है उनका। तो इन्होंने बोला कि कम से कम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बिल लाया जाए और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को मजबूर किया जाए कि जितने भी कागज हैं उस संबंधित एप्स्टीन फाइल के, वो पब्लिक डोमेन में रखे जाए। रो खन्ना का तो भाषण बड़ा फायरी रहा साहब जी, तो जबरदस्त बोला है जी। इसके अलावा आजकल ट्रंप साहब के जवानी के नाइट क्लब के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी गर्ल को ये लिपटा रहे हैं, पीछे गलत जगह उसके हाथ वाथ मार रहे हैं। इस तरह के वीडियो जो हैं इनके बड़े वायरल हो रहे हैं। और लोगों का तो ये भी कहना है कि एलन मस्क जो है, चूंकि आजकल एक्स के मालिक वही है, तो एलन मस्क भी जो है उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक ठाक तरीके से वायरल करवा रहे हैं। जी जी। तो इनकी कई तरह की मुश्किलें जो हैं वो मुझे लगता है कि बढ़ती जा रही हैं। एग्जैक्टली। तो आप ये देखिए सब जगह तो उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। अच्छा, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अच्छा, आप ये देखिए ना, जो सीडीसी है, सीडीसी की भी जो चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया, तो उनको 1 महीने में कहते कि आप इस्तीफा दीजिए। तो सीडीसी की चेयरपर्सन ने कहा कि मैं तो आई एम ए पर्सन ऑफ साइंस एंड मैं तो फैक्ट बेस्ड बात करूंगी। प्रेसिडेंट कुछ भी बोले अनसाइंटिफिक बात, मैं वो नहीं, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की अध्यक्ष हूं, तो मैं तो ऐसे नहीं रिजाइन करने वाली, आप यू कैन फायर मी। तो उनको भी खुद अपॉइंट किया, 1 महीने बाद उनको बोला कि उनको एग्जिट का रास्ता दे, उनको हटा दिया गया। तो इस प्रकार का आप देखिए कि जो विम्सिकल बिहेवियर है। अब उसके बाद क्या हो गया, अब ये 3 तारीख को, 3 सितंबर, आज इंडिया में आई थिंक 7 सितंबर है सुबह, 3 सितंबर को चाइना में एक बहुत बड़ा मिलिट्री परेड किया गया। तो उन्होंने अपना पूरा दिखाया, उसमें पूरा अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। उसमें चाइना ने पुतिन को भी बुलाया हुआ था, रशिया के प्रेसिडेंट को, सेरेमनी में, और उधर से नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं किम साहेब, वो भी आए हुए थे।
अब आप जी ये हाँ। देखिए कि तो उसमें भी उन्होंने फुल अपना बयान खोल दिया कि परेड तो बहुत अच्छी है, बधाई हो इस बात के लिए, लेकिन तुम लोग जिस प्रकार से अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम किए जा रहे हो, तो मैं भी इसको देख रहा हूँ, तुम लगे रहो। और उसके बाद फिर और तुम चाहते ये थे कि मैं इस परेड को देखूं, तो मैं देख रहा हूँ, बट आप लोग अमेरिका के खिलाफ जुटे हुए हैं। तो ये आप देखिए इस किस्म की बयानबाजी। और जैसा आपने शुरू में हवाला दिया कि जब ये मिले चाइना में पुतिन एंड मोदी साहब, तो उस पे इन्होंने बोला कि चाइना के डीप स्टेट में रशिया और इंडिया बिक चुके हैं। डार्केस्ट। बताइए। नहीं, क्या आपको ये लगता नहीं कि हद से ज्यादा बोलना और सुपर पावर होने की धौंस देना, धमकियां देना हाँ और टैरिफ को वेपन की तरह इस्तेमाल करना, हाँ मतलब हर किसी को नाराज कर लिया इन्होंने। एग्जैक्टली। अच्छा, भारत की बात करें तो पिछले 25 सालों में, जैसा आपने शुरू में रेफरेंस दिया, जब बिल क्लिंटन एज ए प्रेसिडेंट आए थे 2000 में, तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स किया इंडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, शीत युद्ध का जो भी मामला था, ये रशिया के नजदीक रहा भी है भारत, तो भी कोई बात नहीं, हमें अपना एक संबंध बनाना पड़ेगा। तो 1974 में जो न्यूक्लियर विस्फोट किया गया, इंडिया ने किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पोखरण किया गया, उन सब के बावजूद भी 2000 में इन्होंने एक नई दिशा बनाने की कोशिश की। और सक्सेसिव प्रेसिडेंट, जब वो किसी भी पार्टी के रहे हो, जॉर्ज बुश को देख लीजिए, बिल क्लिंटन उससे पहले थे, फिर ये ओबामा आए, सब ने सक्सेसिवली, और बाइडन तो भारत के अच्छे मित्र रहे हैं, भारत को अच्छा समझते भी, अच्छी तरह समझते जी भी थे। जी। तो इन सब ने उस कड़ी को आगे बढ़ाया, उस रास्ते को आगे बढ़ाया। और इन्होंने आते ही कुछ समय में वो बड़े गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर भी किया, जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसे एक लंपट स्टेट को, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस का कोई रीजन नहीं है, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, जो टेररिज्म का हब बना हुआ है, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान की कोई बुनियाद नहीं है। ऐसे कंट्री को आप बताइए क्या मैसेज देना चाहते हो पूरी दुनिया में? आप उस कंट्री को आप अपनी गोद में बैठाने को तैयार है। तो ये सब जो किया, इलॉजिकल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, यहाँ पे आई थिंक हमें कड़े शब्दों में ये कहना चाहिए कि ट्रंप सिर्फ विम्सिकल नहीं है, मतलब ये बेवकूफी भी है, ये मतलब ये स्टुपिडिटी है एक प्रकार से, कि प्रेसिडेंट जिसको उसका मंत्रिमंडल समझाने में नाकामयाब रहा है उसको। मैं गीता मोहन का एक आर्टिकल देख रहा था साहब, जी इंडिया टुडे में ये छपा हुआ है, और उसका इंटरव्यू भी है, इंडिया टुडे चैनल पर इंटरव्यू भी है। जी अमेरिका के ही एक पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, रिक सांचेज, जी और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब नहीं है। ट्रंप की विदेश नीति पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना यह है, रिक सांचेज का, और चेतावनी भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अस्थिर विदेश नीति है, यानी आज कुछ और कल कुछ, आज किसी देश के बारे में कुछ नीति, कल कोई और धमकी भरी बात, ये जो विरोधाभासी संदेशों से भरी हुई इनकी नीति है, ये अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रही है। और उसके जो सहयोगी हैं वो अब चाहे अनचाहे इनकी नीति चीन की तरफ उनको धकेल रही है। बहुत डिटेल उन्होंने जानकारी दी है, और ये कहा है कि अगर आप अलास्का में बुला करके पुतिन से मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हैं तो वो गलत कैसे है? आप अगर चीन के राष्ट्रपति से 1.5 घंटा बात करते हैं फोन पर तो आप जस्टिफाइड कर रहे हैं कि जी हाँ वो मैं तो ठीक कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री बायलैटरल टॉक करते हैं जाकर के पुतिन से तो वो गलत है, ये कैसे आप जस्टिफाइड करेंगे? तो बड़े वैलिड सवाल इन्होंने खड़े किए हैं, और जब ये अमेरिका की भीतर से ये चीजें अब खड़ी होनी शुरू हुई हैं, ये इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि इनकी प्रेसिडेंसी में कोई विदेश नीति को लीजिए चाहे डोमेस्टिक नीति को लीजिए, कोई ना तो कोई कंटिन्यूम है ना कोई दिशा है उसमें। विमसी करे, आज उनको ये नहीं पता कि कल सुबह मैं क्या बोलूंगा। ये इन्होंने करके दिखाया। ग्रीनलैंड पे अटैक कर दिया बिना बात के। ग्रीनलैंड ठीक है यूएसए के नजदीक है, उनको लगता है कि ये हमारे सिक्योरिटी के मायने में अच्छा हो सकता है, लेकिन स्वीडन को बोलना शुरू कर दिया कि डेनमार्क हम ले लेंगे आपसे। कनाडा जो कि बड़ा पीसफुल नेबर है, अमेरिका जितना ही बड़ा है और बिल्कुल बगल में सटा हुआ, उसको कहते हैं आप हमारा 51st स्टेट है, बताइए। तो आप ऐसे किसी एक सॉवरेन कंट्री को कैसे आप ये कह सकते हैं? गवर्नर बन जाओ। जी, ट्रूडो से कह रहे थे कि गवर्नर बन जाओ। हाँ, और फिर कहते कनाडा को बहुत फायदा होगा। अच्छा, उसके अलावा किसी और कंट्री, पनामा कैनाल को कहते हैं हम लेंगे, बताइए। पनामा कैनाल को हम लेंगे, बताइए। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। तो पूरी दुनिया में इन्होंने डिप्लोमेसी को भी तहस नहस किया, अमेरिका की साख गिराई है, यूएस एड जैसी एजेंसी को बंद किया। ये भूल गए कि एक सॉफ्ट पावर के रूप में यूएस एड जब दुनिया भर को एड देता था या देता है, तो उसके माध्यम से आप वहां बैठे हैं, आप कम से कम डिप्लोमेसी आपकी वहां चलेगी, उसका प्रभुत्व होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो उन्होंने खींच लिए कदम वापिस, और उसके बाद वो चाइना को मौका दे दिया। तो जैसा आपने कहा इस आर्टिकल में भी, जो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप एक जगह वैक्यूम क्रिएट करेंगे ये कहते हुए कि हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो आप चाइना जैसे प्रतिद्वंदी को मौका दे रहे हैं। चाइना वैसे भी इस वक्त टेक्निकली वो भले ही नंबर 2 इकोनॉमी है, बट लगभग वो नजदीक पहुंच चुका है यूएसए के। एंड काफी लोग तो ये भी बोलते हैं कि आज भी चाइना सरपास कर चुका है यूएस इकोनॉमी को। अच्छा, इन्होंने सांचेज ने एक बात और कही है। इन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स गठबंधन है जी, ये पश्चिम के वर्चस्व को एक चुनौती भी दे रहा है और एक खतरा भी बन गया है। जी, और ये देश जो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर समिट में एक साथ आए हैं, वे संयुक्त रूप से G7 या किसी भी पश्चिमी देशों के गठबंधन जिनमें अमेरिका भी शामिल है उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। और इनका ये भी कहना था कि ट्रंप की नीतियों को इन नए गठजोड़ों को बढ़ावा देने वाला बताया उन्होंने। सांचेज ने यह भी कहा कि ऐसे गठजोड़ों के लिए दरवाजे खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप है। और वो रूस को भी ये कह रहा है कि हम आपके दोस्ती नहीं बनना चाहते, जाओ चीन के साथ दोस्ती करो। भारत को चीन की तरफ धकेल दिया इन्होंने अपनी गलत नीतियों की वजह से। जी, तो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि 0 माइल्स पर ले जाकर के खड़ा कर दिया अमेरिका को। मतलब कोई भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता। यूरोपियन यूनियन, अगेन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उर्सुला ने फोन पर बात की और ये बताया कि हमारे यहाँ तमाम बड़े अधिकारी, इस समय मैंने माइक्रोफोन ऑन किया हुआ है, हम आपके साथ जल्दी से जल्दी मुक्त व्यापार समझौते को सिरे चढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। यानी यूरोपियन यूनियन भी इनसे किलसी हुई है और वो भारत के साथ अपना ट्रेड डील करना चाहती है। ब्रिटेन कर ही चुका है। 15 देशों के साथ भारत की ट्रेड डील हो चुकी है या होने वाली है, और 40 देश ऐसे उनकी पहचान कर ली भारत ने, इस पूरे संकट के दौरान ही कर ली। बहुत जल्दबाजी में ये सारे स्टेप उठाए गए, क्योंकि मोदी कम से कम हाथ पर हाथ रख करके तमाशा देखने वाले प्रधानमंत्रियों में से नहीं है। वो हर विपदा को एक चुनौती के तौर पर लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी लेते हैं कि भाई एक अवसर है, हम अब बेहतर करके दिखाएं और जिन पर हमारी निर्भरता कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है उसको जरा कम करके चलें। तो ये सारी सूचनाएं तो इनको, इनके सलाहकारों को भी पहुंच ही गई होंगी ना कि चल क्या रहा है। और जिस भारत को हम दबाना चाह रहे थे, मजबूर करना चाह रहे थे, ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, उसने तो अपनी राह पकड़ ली। ट्रंप अपने एडवाइजर्स की, अपने कैबिनेट की सुने तब बात है ना, जबकि ये तो जैसा आपने अभी पिछले 2 मिनटों में सारा निचोड़ निकाला है कि ट्रंप की नीतियों का विपरीत प्रभाव क्या पड़ा अमेरिका पे, वो सब आपने बताया अभी। तो ये उनको समझ आए तब ना। लेकिन चिंतित ट्रंप भी हैं। अगले महीने साउथ कोरिया में ट्रंप जाने वाले हैं और
अंदर ही अंदर शी जिनपिंग से मिलने की पूरी तैयारी है बायलैटरल मीटिंग के लिए, कि जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज की जो इकोनॉमिक मीटिंग होनी है साउथ कोरिया में, उसमें ट्रंप शी जिनपिंग से मिलेंगे, तसल्ली से मिलेंगे, एंड नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर से भी मिलने की उनकी तमन्ना है। तो इनको समझ तो आ रहा है ये बात, और जो डैमेज कर चुके हैं उस डैमेज को अभी तभी उन्होंने 2 दिन पहले बोला कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं। तो ये स्टेटमेंट जो निकल के आ रही है उस अब आई थिंक हवा बदलेगी, और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि डैमेज तो खुद ट्रंप ने किया, नो वन एल्स कैन बी ब्लेम्ड एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उन्होंने जो डैमेज किया वो बड़े खतरनाक लेवल का, बड़े मतलब यूरोपियन यूनियन उनके साथ 15% टैरिफ पे जो समझौता किया, वो आप उनकी जो फोटो ऑप्स देखेंगे तभी समझ आ जाता है कि वो चाहते थे कि ठीक है इस वक्त इनसे पंगा मत लिया जाए। जो इसलिए यूरोपियन यूनियन के जो चेयरपर्सन बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है लेट्स डू ए डील, क्योंकि डील तो इनके कहीं हो नहीं रहे, तो हम तो करके कम से कम इस क्राइसिस को मत आगे बढ़ने दें। बट जैसा उन्होंने आपने बताया कि वो भी चाहते हैं, उनको पता है कि दूसरी मार्केट में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, और इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। इंडिया का जो ग्लोबल डायस्पोरा का जो अपना इंडियन डायस्पोरा वो सब जगह बैठा हुआ है, वो सॉफ्ट अपना कल्चरल एम्बेसडर है वो, क्योंकि आप जिस देश में जाइए इंडियन एनआरआईज बैठे हैं, तो वहां पे उनकी नीति को प्रभावित करने में, उनको मैसेज देने में, उनको ओपिनियन देने में भारतीय कभी पीछे नहीं हटते। अमेरिका इज अनदर एग्जांपल। जी अच्छा, मेरा ये व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं आपका है कि नहीं है, कि जो टॉप लीडरशिप होती है हर जगह, वो कुछ कुछ भौंकने वालों को रखती है कि भाई तू भौंकता रहना, मैं संभालता रहूंगा। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि सारे ही भौंक रहे हैं, यहाँ तो कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खुद ट्रंप भी जो है रोजाना सुबह उठते ही और चेहरा धो करके जैसे ही अपना नाश्ता वास्ता के लिए बैठता होगा, तो तुरंत जो है अपना डिक्टेट करके और उनके मैसेज शुरू हो जाते हैं ट्रुथ पर, और किस पर हमला करना है, किस किस को टारगेट, किसको गाली देनी है, किसको क्या करना है, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं। और अब उनके जो आसपास के मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वाणिज्य मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री ने तो बहुत ही भद्दी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के भीतर भारत को माफी मांगनी पड़ेगी और वार्ता की टेबल पे आना पड़ेगा। तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, ये तो मतलब हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी जी बिल्कुल, और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। जो इनके वित्त सलाहकार है वो नारो, और जो इनके वित्त मंत्री हैं सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बेसेंट, ये दोनों ने तो हाँ बेसेंट, उन्होंने तो युद्ध खोला हुआ भी इस प्रकार ह्यूमिलिएटिंग भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार ह्यूमिलिएटिंग भाषा। चाइना ना सॉरी रशिया के बारे में भी इंडिया बोल दिया कि यहाँ तो मोदी वार चल रहा है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बोला कि जब पेट्रोल आप खरीद रहे हैं वहां से रशिया से, गैस या ऑयल, तो इसका मतलब मोदी की लड़ाई चल रही है, रशिया की लड़ाई नहीं है। तो कहने का भाव है कि ये मतलब हट पे आए हुए हैं कि हम तो बिल्कुल भारत को जलील करके छोड़ेंगे, और इस प्रकार से पाकिस्तान को जिस प्रकार से इन्होंने किया, जो इसको पेडेस्टल दिया, तो ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन इनको समझ आ चुकी है, लेकिन अभी पता नहीं किस, इनको समझ भी नहीं है इसको डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाए, अभी भी तुले हुए हैं ये लोग। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट यहाँ पे जो उसके पास जो पावर्स होती है वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि प्रेसिडेंट जैसा मैंने कहा कि वो ही इज नॉट ए लॉ मेकर, ही इज नॉट लेजिस्लेटिव विंग का व्यक्ति नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव है। तो उसके पास अनपैरेलल्ड पावर्स है, यानी कि इतने हद तक ये देखिए कि कांग्रेस कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है। अब देखिए ना, उन्होंने परसों ही फ्राइडे को इन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, पेंटागन जहां में बैठता है जो पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट, उसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया उसका, डिपार्टमेंट ऑफ और उसको जस्टिफिकेशन ऐसे दिया है कि 1948 तक सब ठीक था, हम जहां भी थे हम लड़ाइयां लड़ते थे, जीतते थे। 1948 में ये वोकिज्म के तहत ये प्रेसिडेंट जो भी थे उन्होंने उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया। डिफेंस की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम तो लड़ाकू लोगों में से है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वार रख दिया। अब बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ वार, और शिकागो को उन्होंने बोला, आज शिकागो को भी छेड़ा फिर से कि हम वहां पे आने वाले हैं इस लड़ाई के तहत। बताइए, आप अपने ही देश के
एक जिला में जाके, एक सिटी में जाके, मतलब शिकागो ठीक है लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, बट देखा जाए तो ये इलिनॉय स्टेट का एक हिस्सा है। वहां पे आप ये बोला कि हम वहां पे भेज रहे हैं अपने नेशनल गार्ड को। लेकिन इन्होंने ठीक है थोड़ा सा टेंशन कम करने की कोशिश की है, मोदी जी को दोस्त बताया, भारत के साथ विशेष रिश्ते बताए, लेकिन पानी तो काफी बह चुका है साहब। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अपमान सहने के बाद, ठीक है वो खामोश रहे हैं, एक परिपक्व कूटनीतिज्ञ हैं वो, नहीं बोले, ताकि जब ये 3 साल 4 साल बाद विदा हों तो जो दूसरा राष्ट्रपति आए तो कंटिन्यूएशन में भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ तो कम से कम रहे, ट्रम्प के साथ रहे या ना रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क का अपना आना स्थगित कर दिया है जी। वहां जयशंकर साहब जाएंगे, क्योंकि 27 सितंबर को यूएन असेंबली में भारत की तरफ से उनका भाषण होना था मोदी जी का जी। अब वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा किया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मूव है, बड़ा फैसला है, ये भी एक विरोध जताने का एक तरीका है, विदाउट एनी डाउट। और ये समझना चाहिए हम सबको, अपने भारतीय मूल के जो आपके दर्शक हैं इस वक्त इस चैनल के, हम सब भारतीयों को ये एक इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अमेरिका में ये टाइड बदलेगी, क्योंकि अमेरिका में पिछले 30 सालों में, लगभग 3-4 दशकों में, जो थर्ड जनरेशन इंडियंस यहाँ पे हैं, तो काफी लोग अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, काफी लोग लॉ मेकिंग में है, ब्यूरोक्रेसी में है। इंडियंस एज ए एथनिक ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे, उसका जो पर कैपिटल इनकम है, एनुअल हाउस होल्ड इनकम है, वो भी हाईएस्ट है। यानी कि समृद्ध इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो भारतीय एथनिसिटी के लोग हैं समृद्ध में माने जाते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब ने यहाँ पे एक प्रकार से एक डिप्लोमेसी के तहत, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अच्छा यहाँ पे एक माहौल पैदा हुआ पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं। तो इंडिया का ये ताकत है इंडिया की, यूएसए में देखा जाए तो इंडिया की ताकत को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, प्लस एनआरआईज के नाते यहाँ पे एक ब्रिज एक है, जो टनल बना हुआ है, जिसमें ये सब चीजें अपने लेवल पे इस वक्त चल रही हैं। तो मुझे लगता है टाइड बदलेगी। ट्रंप के अगर वो नहीं भी मानते, यदि उनको समझ नहीं भी आती, तो ये समय बीत जाएगा, जैसा आप। बिल्कुल बिल्कुल। मुनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय आपने निकाला और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने चर्चा की। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।